नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और सोलर में इंटरेस्टेड हैं, सोलर लगवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगवाइए, बिकॉज सोलर आपको बहुत पैसे बचाने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। न्यू दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, जहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़, सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, रहने के लिए, और भी बहुत सारी अपनी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए। और एनर्जी नीड हमेशा टॉप प्रायोरिटी रही है। एनर्जी की डिमांड ज़्यादा है कंपेयर टू इट्स प्रोडक्शन। आप भी अपनी एनर्जी नीड्स, अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा कर सकते हो व्हेन यू स्विच टू सोलर। सोलर आपको एक इंडिपेंडेंट एनर्जी यूजर बनाता है। अब बात करते हैं क्यों, वाई सोलर, हमें सोलर ही पे क्यों रिलाई करना चाहिए, सोलर पे क्यों स्विच करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, सोलर इज अफोर्डेबल। अगर मैं बात करूं ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी की, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो ग्रिड से आ रही है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो इंडिया की जो एवरेज है दैट इज 6.6 रुपीज़ पर यूनिट। एक यूनिट हमें 6.6 रुपीज़ का पड़ता है। और 10 से 15 साल का अगर हम डाटा लेते हैं कि 10-15 साल में ये किस रेट से बढ़ रहा है, तो वो रेट है 8%, यानी कि इट इज़ ग्रोइंग एट रेट ऑफ 8% पर ईयर। इसका मतलब ये है कि अगर आज मैं अगर 6.5-7 रुपये देता हूँ एक यूनिट कंज्यूम करने के, तो इन द 25th ईयर आई वुड बी पेइंग ₹45। तो इस तरीके से ये ग्रोथ होती चली जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी, जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर रहे हैं, और चांसेस ज़्यादा ये हैं कि इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करता चला जाएगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल से बनती है, उसको जला के बनती है, एंड फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड। हमारी डिमांड ज़्यादा है, फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड हैं। तो अगर हम डिमांड सप्लाई का भी आस्पेक्ट लेके चलें तो ऑब्वियसली द प्राइस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं सोलर की, तो सोलर मॉड्यूल्स के जो प्राइसेस हैं दीज आर स्लैश्ड बाय ओवर 90% इन द लास्ट डिकेड। पिछले 10 सालों में जो सोलर मॉड्यूल्स के जो प्राइसेस हैं वो 90% के आसपास डिक्लाइन हुए हैं, थैंक्स टू अवर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट, जिन्होंने पूरी कोशिश की इसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, इसमें से लॉसेस कम किए ताकि ये अफोर्डेबल हो सके, मैक्सिमम आउटपुट दे सके और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर सके। अगर हम बात करें आज की डेट की, तो आज हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो मोनो पर्क टेक्नोलॉजी हो, हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी हो, या बाईफेशियल सोलर पैनल्स हो। ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल्स हैं जो सनलाइट को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं। हम लिमिटेड स्पेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा पावर आउटपुट ले सकते हैं। तो एक तरफ से हम देखें ग्रिड के प्राइसेस, जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है उसके प्राइसेस आने वाले टाइम में इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड सोलर के प्राइसेस स्लैश होते जा रहे हैं और ये काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है। एट प्रेजेंट जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज अफोर्डेबल, दैट इज चीपर देन दैट ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा मेजर बेनिफिट इसका है कि हमें क्यों सोलर अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ से हमारे ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। हमारी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है उसका लगभग 70% कोयले को जला के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये बोल सकते हैं कहीं ना कहीं 70% चांसेस हैं, हमारे घरों में जो बिजली आ रही है 70% प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो कोयले को जला के आ रही है। और कोयला फॉसिल फ्यूल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जब भी 1 kg कोयला जलता है लगभग 2.4 kg कार्बन एमिशंस होते हैं एनवायरनमेंट में, और यही कार्बन एमिशंस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। देखिए, जब ये कार्बन एमिशंस होते हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें ड्राउट्स देखने को मिलते हैं जो कि फ्रीक्वेंट हो गए हैं, फ्लड्स काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं, और ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। माइग्रेशन हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो बर्ड्स की हो, एनिमल्स की हो, या ह्यूमन बींग्स की हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाएंगे या बहुत ड्राउट हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, तो ऑब्वियसली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्लाइमेट चेंज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं। अगर बाय ऑन द अदर हैंड अगर हम सोलर को यूज़ करते हैं तो सोलर हमें ये क्लाइमेट चेंज को, कार्बन एमिशंस को मिटिगेट करने में मदद करता है। एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अगर हम दिल्ली में लगाते हैं देन इट कैन मिटिगेट ओवर 7 टन्स ऑफ कार्बन एमिशन फ्रॉम द एयर। एक साल में 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 7 टन के आसपास, ओवर 7 टन्स कार्बन एमिशन को रिड्यूस करता है एयर में से। तो
ये एक अफोर्डेबल है, क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और साथ में हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में भी मदद कर रहा है। तो ये इतने अच्छे रीजंस हैं जो कि हमें बोल रहे हैं कि वी शुड गो फॉर सोलर। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस कितना पैसा बचने वाला है जो आपको और मोटिवेट करेगा कि सोलर हमें लगवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं पीक्स एंड आवर्स इन दिल्ली। देखिए, वो जब भी सोलर पावर सिस्टम लगाना है तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है यूजर की, आप कोई भी अगर लगवाना चाहता है सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है। जो बेसिक है, जो सोर्स है, दैट इज सनलाइट। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी अच्छी नहीं होगी तो सोलर पैनल्स इफेक्टिवली काम नहीं करेंगे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन नहीं करेंगे। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी क्या है, कैसी है, या पीक्स एंड आवर्स क्या है। 1 पीक्स एन आवर 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर की सनलाइट इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में जो एवरेज डेली पीक्स एन आवर है दैट इज 5.35 और ये बहुत अच्छी वैल्यू है। 5 से ऊपर वैल्यू काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल्ली है दैट इज वेरी मच अट्रैक्टिव फॉर सोलर। यहाँ पे पीक्स एंड आवर्स अच्छे हैं, सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है, तो यहाँ पे आप सोलर पावर सिस्टम लगा सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। देखिए अगर आपको सोलर पैनल्स चूज करने हैं, अगर उसमें से सेविंग्स निकालनी है कि हमें कितने पैसा सेव होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो क्लाइमेट, उस रीजन का क्लाइमेट कैसा है वो अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है। हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे हमें 5 सीजन्स देखने को मिलते हैं। समर्स जो कि अप्रैल मई जून तक रहती हैं, उसके बाद मानसून आ जाता है जुलाई अगस्त और मिड सितंबर तक मानसून रहता है। उसके बाद ऑटम, सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर ऑटम है। उसके बाद फिर विंटर्स आ जाती हैं दिसंबर जनवरी, और फिर हमें स्प्रिंग सीजन देखने को मिलता है फरवरी मार्च में। तो ये 5 मेन सीजन्स हैं जो कि दिल्ली के हमें देखने को मिलते हैं। अब ये सीजन हमें मदद करेंगे कि हमें किस तरीके की सोलर पैनल्स देखने चाहिए जो कि हमें मैक्सिमम सेविंग कर सकें और हमारी जो आउटपुट है बढ़ा सकें और हमारी सेविंग्स भी अच्छी हों। देखिए गर्मियों में जो दिल्ली का जो टेम्परेचर है दैट कैन रीच बियॉन्ड 40 डिग्रीज, 40 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, 45 डिग्रीज भी चला जाता है। तो आपके सोलर पैनल्स इतने इफेक्टिव होने चाहिए कि इतने गर्म टेम्परेचर में भी वो काम कर सकें। और सर्दियों में वही जो टेम्परेचर है, सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो 4 या 5 डिग्री पहुंच जाता है। तो एक कह सकते हैं दिल्ली का एक एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए सोलर पैनल्स अप्रोप्रिएट होने चाहिए, एप्ट होने चाहिए, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें, अच्छे से आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें। तो इनके सीजन के बेस पे दिल्ली के, तो हमें कौन से सोलर पैनल्स चूज करने चाहिए? सबसे पहले वो सोलर पैनल लेना चाहिए जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम हो। अगर जिस सोलर पैनल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर ज़्यादा होगा तो जितना डिग्री बढ़ता जाएगा उसका लॉस भी बढ़ता जाएगा, और अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम है तो लॉस कम होगा। तो अगर हम दिल्ली के लिए सोलर पैनल्स देख रहे हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर है, इसकी जो वैल्यू मेंशन होती है बैक साइड पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ पावर कम होना चाहिए सोलर पैनल्स का, तभी उसमें जो पावर लॉस है वो कम होगा, अच्छे ज़्यादा पावर आउटपुट दे पाएगा और हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी। अब हम दूसरी बात करते हैं, मॉनसून सीजन भी आता है जब ये जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो वेट रहता है, एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। जब एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं सनलाइट को ब्लॉक कर लेती हैं। जो सन रेज है वो सोलर पैनल्स पर अच्छे से नहीं पहुंच पाती, जिसका रिजल्ट ये होता है कि सोलर पैनल्स की जो आउटपुट है वो अफेक्ट होती है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अच्छे से रन नहीं करते। मॉइस्चर जो है वो करोडिंग इफेक्ट उसका ज़्यादा, करोडिंग इफेक्ट भी उसका होता है। तो हमें ऐसे सोलर पैनल्स देखने चाहिए जो कि कम सन रेज में भी अच्छे से पावर आउटपुट दे सकें और करोजन रेजिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि एफिशिएंट, हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल्स लीजिए और करोजन रेजिस्टेंट सोलर पैनल्स आप लीजिए। और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा मतलब कि अगर मैं सोलर टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो हमें पर यूनिट जो स्पेस है, पर पर्सन स्पेस जो है वो कम है, हमें हमारे पास अवेलेबल रूफ स्पेस कम है। तो हमें ऐसे सोलर पैनल्स देखने चाहिए जो कम स्पेस में भी ज़्यादा आउटपुट दे दें। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली दिल्ली की कैसे सोलर पैनल्स होने चाहिए जिससे हमारी सेविंग्स बढ़ जाए, तो पहली चीज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर उसका कम होना चाहिए, दूसरा वो करोजन रेजिस्टेंस होने चाहिए, और तीसरा वो उनकी जो एफिशिएंसी है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, हाईली एफिशिएंट होनी चाहिए, और साथ में लॉन्ग वारंटीज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस वारंटी और प्रोडक्ट वारंटी उनकी लंबी होनी चाहिए ताकि जो यूज़र है उसको कोई परेशानी ना आए और जो सोलर पैनल्स है वो इफेक्टिवली काम करते रहे। जैसे हमने पता लगा लिया कि बेस्ट सोलर पैनल्स कौन से रहेंगे दिल्ली के लिए।
अब हम बात करते हैं कि एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम कितनी यूनिट्स हमें बना के देगा, कितने पैसे उससे सेव होंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये सब चीज़ें हम सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट में सीखेंगे, जो कि मैंने डिज़ाइन की है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स लिए हैं। उसके बेसिस में पता लगाते हैं कि एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम दिल्ली में हमें कितने पैसे सेव करके देगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, ये आपके सामने सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट है, जो कि हमें बताएगी कि हम कितना पैसा सेव कर सकते हैं यूजिंग 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम इन दिल्ली। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। कंट्री हमारा इंडिया है, ये हमने अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, एक ही बात है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखिए, ये पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक का पीक्स एंड आवर्स हमें मिल गए। जैसे जनवरी में 3.93 पीक्स एंड आवर्स है। ये जनवरी के महीने की एवरेज है कि पर हर दिन जनवरी के एवरेज पर डे 3.93 पीक्स एंड आवर्स हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह फरवरी में 5.01, मार्च में 6.33 और दिसंबर तक हम ये चार्ट देख सकते हैं। आप देखिए, अप्रैल में जो पीक्स एंड आवर्स हैं पर डे, वो सबसे ज्यादा है, 7 से ऊपर है, 7.03, जबकि जनवरी में सबसे कम है। और इन 12 महीनों की अगर मैं एवरेज लेता हूं तो ये आती है 5.35, यानी कि जो एवरेज डेली पीक्स एंड आवर्स हैं दिल्ली में, वो 5.35 पीक्स एंड आवर्स है। एक पीक्स एंड आवर जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर सनलाइट इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो 5 से ऊपर पीक्स एंड आवर्स एक बहुत अच्छी वैल्यू है, जो एक दिल्ली को अट्रैक्टिव सोलर डेस्टिनेशन बनाते हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी देख लीजिए आप, 28.61 डिग्रीज नॉर्थ एंड 77.20 डिग्री ईस्ट, ये दिल्ली के कोऑर्डिनेट्स हैं। नॉर्थ का मतलब ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें लोकेशन हमें पता लग गई, लोकेशन की बेस से पता लग गया कि जो एवरेज पीक्स एंड आवर्स हैं वो दिल्ली में 5.35 है। सोलर यहाँ पे बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम लोड निकालते हैं अपना, कैलकुलेट लोड। लोड से हम समझते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उनकी पावर क्या होगी जो मैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करना चाहता हूँ। मैं सीलिंग फैन अपना रन करना चाहता हूँ, इसकी रेंज मुझे दी गई है 20 से 80 वॉट्स, इसकी रेंज है रेफरेंस के लिए। जो मेरा सीलिंग फैन है वो 80 वॉट्स का है, तो हमने 80 वॉट्स लिख दिया। सिमिलरली विंडो एसी रन करना चाहता हूँ, जो कि 1800 वॉट्स का है, हमने वो लिख दिया। वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, जो कि 600 वॉट्स की है, हम रन करना चाहते हैं। और एक बूस्टर पंप मैं रन करना चाहता हूँ, तो उसको मैंने लिख दिया। तो जो जो अप्लायंसेस मैं रन करना चाहता हूँ, उनकी मैंने वॉटेज पावर रेटिंग मैंने लिख दी। क्वांटिटी देखते हैं कि मैं कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करना चाहता हूँ। अब फैन मान लीजिए मैं 7 फैन है मेरे घर में, मैं उसको रन करना चाहता हूँ, तो इधर हमने 7 लिख दिया एंड एंटर। ये देखिए टोटल लोड आ गया 80 इंटू 7, 560 वॉट्स, यानी कि 560 वॉट्स के जो है वो पावर रेटिंग के मेरे 7 पंखे हो गए। उसी तरह विंडो एसी हमारे पास एक है, उसको 1 लिख देते हैं, और उसका टोटल लोड आ गया 1800। सिमिलरली डेजर्ट कूलर 2, उसको लिख देते हैं 2 रन करना चाहते हैं, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई होकर 300 इंटू 2, 600 वॉट्स का लोड हो गया। वॉशिंग मशीन एक है, उसको 1 लिख देते हैं। सिमिलरली बूस्टर पंप भी हमारे पास एक है, उसको 1 लिख देते हैं। तो टोटल ग्रॉस टोटल लोड ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आ गया 4560 वॉट्स। इतना लोड मैं सोलर पावर पर रन करना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि कितने घंटे तक कौन कौन से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में कितने घंटे रन करता हूँ, एनर्जी कंजम्पशन में उसे देखते हैं। उसके बेस पे पता लगाएंगे हमारी एनर्जी कंजम्पशन कितनी होगी। अब सीलिंग फैंस, जो कि मैं 7 सीलिंग फैंस हैं जिसका टोटल लोड 560 वॉट्स आया, इनको दिन में मैं कितने घंटे रन करना चाहता हूँ, मान लिया मैं 8 घंटे इनको रन करता हूँ, तो इधर हमने 8 लिख दिया। विंडो एसी को हम 5 घंटे रन करते हैं, 5 लिख दिया। साथ में आप इधर भी देखिए कि जो चार्ट है वो इनका एनर्जी कंजम्पशन चार्ट बार चार्ट के रूप में दिखाया जा रहा है। जैसे 4480 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम की सीलिंग फैंस ने उस दिन, और विंडो एसी ने 9000 वॉट आवर कंज्यूम की, तो ये उसका बार चार्ट आ गया। सिमिलरली डेजर्ट कूलर मैं मान लेते हैं 6 आवर्स रन करते हैं हम, तो उसको 6 लिख देते हैं, 6 आवर्स। वॉशिंग मशीन 1 घंटा, 1 घंटा लिख देते हैं। और सिमिलरली बूस्टर पंप हम 2 घंटा रन करते हैं दिन में, तो उसे 2 आवर्स लिख देते हैं। तो ये साथ में हमें बार चार्ट भी देखने को मिल गया, एनर्जी कंजम्पशन चार्ट, और टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन दैट डे आ गई 19680। तो ये मेरी एवरेज दिन की कंजम्पशन है 19600 वॉट आवर। इतनी एनर्जी मैं कंज्यूम करता हूँ, यानी कि 19.7 यूनिट्स मैं दिन की कंज्यूम कर रहा हूँ। इसके बेस पे मुझे अपने सोलर पैनल की साइजिंग करनी पड़ेगी।
लेकिन सबसे पहले हमें लॉसेस भी चेक करने पड़ेंगे। सोलर पावर सिस्टम में लॉसेस होते, कोई भी सिस्टम है सब में लॉसेस होते हैं, उसी तरह सोलर पावर सिस्टम में भी लॉसेस होते हैं। तो देखते हैं टेम्परेचर लॉस की जैसे जैसे सेल का टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसमें टेम्परेचर रिलेटेड लॉसेस, पावर लॉस हो जाते हैं। हमने देखा कि दिल्ली में जो गर्मियों में टेम्परेचर है वो 45 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है, तो टेम्परेचर लॉस उसमें ज्यादा होता है। तो एवरेज वैल्यू दी गई है रेफरेंस के लिए 10%। हम मान लेते हैं हम अच्छा एफिशिएंट सोलर पैनल यूज कर रहे हैं तो हम 9% लॉस ले लेते हैं। डर्ट लॉस होता है, डर्ट जमा हो जाती है, धूल मिट्टी जमा हो जाती है, हम साफ नहीं करते, उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं उसे डर्ट लॉस बोलते हैं। इसको 5% ले लेते हैं जो एवरेज है। ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी लॉस भी हम 3% ले लेते हैं। जब पावर ट्रांसमिट होती है सोलर पैनल से, बैटरी से, चार्ज कंट्रोलर, फिर इन्वर्टर, फाइनली हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, तो इसमें ट्रांसमिशन हो रही है पावर में, लॉस जो हो जाता है उसको ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी लॉस बोलते हैं। शेडिंग लॉस, हमारे सोलर पैनल पे शेड आ गई जिसकी वजह से पावर लॉस हो गया। अगर क्लाउड्स आ गए उसकी वजह से पावर लॉस हो गया, तो उसको हमने मान लिया 5% हम पावर लॉस ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर्स टॉलरेंस लॉस। देखिए पहले जो सोलर पैनल्स होते थे उनमें मैन्युफैक्चरर टॉलरेंस लॉस होता था। जैसे कोई सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर है वो बोलता है कि ये सोलर पैनल 100 वॉट्स का है, पर ये चांसेस हैं कि प्लस माइनस 95 वॉट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है और 105 वॉट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस लॉस नेगेटिव वैल्यू खत्म हो गई। जो मैन्युफैक्चरर बोलता है कि अगर 100 वॉट का पैनल है तो 100 वॉट तो करेगा, ये चांसेस भी हैं कि 105 वॉट भी करे। तो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस लॉस हम 0 ले लेते हैं, ये हमने 0 ही ले लिया है। अब हम बात करते हैं इन्वर्टर इनएफिशिएंसी। देखिए जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो ऑल्टरनेटिंग करंट पे रन करते हैं, जबकि सोलर पैनल डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। तो इन्वर्टर ये काम करता है, डायरेक्ट करंट लेता है और ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है और फिर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रन करते हैं। लेकिन सारे का सारा डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिव करंट में नहीं कन्वर्ट होता, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर इनएफिशिएंसी लॉस, जिसको मैंने 5% ले लिया। तो ये हमारे टोटल लॉस आ गए। ये आप देख सकते हैं चार्ट में भी हमारे जो लॉस है वो शो हो रहे हैं। टेम्परेचर लॉस 9%, डर्ट लॉस 5%, इसी तरह शेडिंग लॉस, ट्रांसमिशन इनएफिशिएंसी लॉस। तो ओवरऑल जो लॉस है वो 27%, जो जितना पावर सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 27% तो लॉस ही हो गया हमारे सिस्टम में। तो दिस इज अ गुड अमाउंट ऑफ लॉस। लेकिन डोंट वरी, उसके बावजूद भी जो सोलर पावर सिस्टम है वो फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है और टेक्निकली फीजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बेस पे जो हमारी जो पैनल का साइज है वो निकल के आया है 5041 वॉट्स, तो इसको 5 किलोवाट ही ले लेते हैं। हमें एक अप्रोक्सीमेशन निकालना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइनल साइजिंग देखते हैं। देखिए जो हमारा कंट्री है इंडिया, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली आ गया। पीक सन आवर्स 5.35, जो लोड है हमारा 4560 वॉट्स है। हमारी एनर्जी नीड्स भी आ गई 19680 वॉट आवर, और पैनल साइज आ गया 5041। इसको हम 5 किलो वॉट ले लेते हैं, जिसके बेस पे हमें बता दिया गया है कि जो फेसिंग है वो साउथ में होनी चाहिए और एंगल विद द हॉरिजॉन्टल टिल्ट जो है 24.32 डिग्रीज होना चाहिए। अब ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो हमें अपना सोलर पैनल को साउथ डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और जो हॉरिजॉन्टल से जो टिल्ट है दैट इज 24.32 डिग्रीज। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें पता लग गया कि हमारा जो साइज है 5 किलोवाट आ गया है। अब इसको हम इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकालते हैं कि ये हमें कितनी सेविंग्स करने वाला है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉस्टिंग करते हैं। जो 5 किलोवाट का ऑन एन एवरेज सोलर पावर सिस्टम है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम, वो 3,10,000 के आसपास पड़ता है। तो मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ 3,10,000, ये एंटर कर दिया। हालांकि कॉस्ट ऑफ इन्वर्टर, कॉस्ट ऑफ माउंटिंग स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सभी इसमें ही मैंने इंक्लूड कर दी 3,10,000 में। तो टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 3,10,000। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी एनर्जी चार्ट भी शो कर रहा है जो बता रहा है कि जनवरी में, फरवरी में कितनी जो हमारी एनर्जी डिमांड है उससे ज्यादा प्रोड्यूस होगा या कम प्रोड्यूस होगा। देखिए जनवरी में हमारी एनर्जी डिमांड तो 19,680 वॉट आवर है, लेकिन जनवरी में कम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अप्रैल में ज्यादा हो रहे हैं, मई में भी ज्यादा हो रहे हैं, जून जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो वहां पे ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो रेड वाला है उसमें कम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारा एक तरह से एनर्जी चार्ट हमें शो कर रहा है जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है उसमें कब ज्यादा, किस महीने में ज्यादा हमें यूनिट्स मिल रहे हैं और किस महीने में कम मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एनर्जी चार्ट के बाद ग्रिड प्राइस की बात करते हैं। जो अगर हम बात करें एवरेज इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की तो दैट इज 6.6, जो कि हमने डिस्कस किया है, तो इसको हम 6.6 लिख लेते हैं। ये मैंने 6.6 लिख लिया। अब उसके बाद ये पूछा प्लीज एंटर एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द ग्रिड रेट। अभी डिस्कस किया था हमने जो इंडिया में
ग्रिड प्राइस में जो एस्केलेशन है पिछले 10 या 15 सालों से हम जो देख रहे हैं वो एवरेज जो है पर एनम 8% है, तो इसको हम 8% लिख देते हैं, दैट इज 8%। तो 25th ईयर में हमें पता लग जाएगा कि 25th ईयर में ऑलमोस्ट जो ग्रिड प्राइस है वो 42 रुपीज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट देखते हैं। कोई भी सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है, सोलर पावर सिस्टम में भी मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। तो देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट हम ले लेते हैं, ये इसमें बैटरी नहीं है, बस सोलर पावर सिस्टम में बैटरी होती है तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। मान लेते हैं इसकी जो पर एनम मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट इज 2% ऑफ हिज इनिशियल कॉस्ट। 3,10,000 का जो 2% है वो हमने ले लिया, और हर साल जो ये मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 5% के रेट से बढ़ती जा रही है। तो अब आप चार्ट देख लीजिए, हर साल जो है हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरीके से बढ़ती जा रही है। पहले साल 6,200, फिर 6,510, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं इसकी मेंटेनेंस में, और ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने 3,10,000 रुपए लगाए, अपनी जेब से लगाए, मान लेते हैं हमने बोरो नहीं किया, हमने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट है जिससे हमने ये सोलर पावर सिस्टम लिया। अब सोलर पावर सिस्टम की जो लाइफ है सोलर पैनल्स की, हमने 25 ईयर्स ले ली है, और जो रिटर्न है मैं एक्सपेक्ट जो मेरा वेटेड एवरेज रिटर्न है वो 7% की, एटलीस्ट 7% ये हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमने की है 7% रिटर्न दे, तभी हमारे लिए अट्रैक्टिव होगा, नहीं तो ये इसको मेरे लिए ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्या हमें ये 7% रिटर्न देने वाला है। फाइनेंशियल इसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं, ये फाइनल फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है। कॉस्ट ऑफ द सिस्टम आ गई 3,10,000। एक्चुअल रिटर्न गिवन बाय द सिस्टम, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज मोर देन 19%, और जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 7% आई। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो नेट सेविंग्स है, पहले नेट सेविंग्स समझ लेते हैं। नेट सेविंग्स इन 25 ईयर्स 23,60,134 रुपीज, यानी कि मुझे 25 सालों में, इन 25 ईयर्स में जो लाइफ ली है मैंने, मुझे इन 25 ईयर्स में मेरी जो सेविंग्स होने वाली है, फ्यूचर सेविंग्स जो मेरी होने वाली है वो 23,60,133 रुपीज। और अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊं, देखिए फ्यूचर मेरी सेविंग्स है, अगर मैं इसे प्रेजेंट वैल्यू में लेके आऊं, उसको 7% से अगर मैं डिस्काउंट करता हूं, तो आज की डेट में जो मेरे पास जो मेरी प्रॉफिट होगा दैट इज 6,64,427 रुपीज। तो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने पैसा लगाया, जो फ्यूचर सेविंग्स थी, उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो निकल के आई 6,64,427 रुपीज। इसका पे बैक पीरियड है 7.36 ईयर, यानी कि आपने जो पैसा लगाया 3,10,000 रुपए जो लगाए वो 7 और 8 साल के बीच में पे बैक कर देगा। उसके बाद देखिए आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और 25 साल खत्म होते होते आपका जो टोटल प्रॉफिट है दैट वुड बी 23,60,134। इतने पैसे आप सेव कर लेंगे, और जिसको डिस्काउंट करेंगे अगर आप 7% के रेट से, तो वो नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकल के आएगी 6,64,427। जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट है वो आई 2.4 रुपीज, और जो ग्रिड रेट है वो 6.6 जो हम डिस्कस कर चुके हैं। हर महीने 528 यूनिट्स ये जनरेट करेगा। तो ये फाइनेंशियल फिजिबिलिटी निकल के आई 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम की विदाउट बैटरी बैक। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारा वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा कि किस तरीके से 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम दिल्ली में अगर हम लगाते हैं तो कितना पैसा हमें सेव करके देगा। इसमें मैंने बहुत सारे पैरामीटर्स लिखे हैं जो कि हमें बताते हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें कितना जो पैसा है वो सेव होगा। ये सारे पैरामीटर रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल है। तो जो आपको जो व्यू देखने को मिला इसमें सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट में, काफ़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल व्यू देखने को मिला। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोबारा मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।